हेलो स्टूडेंट्स, पिछले बार हमने राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करना होगा हमें? सबसे पहले क्या है, पॉइंट लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट उपाय है शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करेंगे? तो सबसे पहला सुधार क्या है शिक्षा प्रणाली में? अब मैं आपको पूरी डिटेल में ना बता के सिंपल बता रहा हूँ कि क्या सुधार होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें जो हमारी शिक्षा है उसको रोजगारपूर्ण बनाना चाहिए। शिक्षा को क्या करना चाहिए? रोजगारपूर्ण बनाना चाहिए। मतलब दूसरा क्या होनी चाहिए? इसको व्यावसायिक शिक्षा बनानी चाहिए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा और बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ताकि क्या आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, क्रिमिनल केस बढ़ रहे हैं, कोई किसी वजह से कोई ना कोई ऐसे, ठीक है। और देशभक्ति की भावना सिखानी चाहिए उन्हें स्कूल में। धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसा होगा तो देश में किसी प्रकार की अराजकता का माहौल या तनाव की स्थिति नहीं होगी। तो सबसे पहला शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए? शिक्षा रोजगारपूर्ण होनी चाहिए, व्यावसायिक होनी चाहिए, नैतिकता पढ़ानी चाहिए, नैतिकता और देशभक्ति की भावना सिखानी चाहिए शिक्षा में, और हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो ये सुधार होने हमारी शिक्षा प्रणाली में जरूरी है। दूसरी बात है गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। गरीबी तथा बेरोजगारी को गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। तो जब तक बेरोजगारी नहीं समाप्त होगी देश में से, तो गरीबी समाप्त नहीं होगी। तो सबसे बेरोजगारी का कनेक्शन किससे है? हमारी गरीबी से। तो देश में सबसे पहले लोगों को क्या होना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, ताकि गरीबी दूर हो सके। लेकिन बेरोजगारी होगी तो गरीबी क्या नहीं होगी? बेरोजगारी का रिजल्ट क्या होता है? गरीबी होगी ना। तो ये दोनों आर्थिक बुराइयां परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों की समाप्ति के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बिना राष्ट्र निर्माण असफल है, कि इन दोनों को दूर करना जरूरी है। इसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है फिर संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित क्या होता है? बराबर। तो संतुलित क्या होता है? आर्थिक विकास। अब सरकारें क्या करती हैं? किसी क्षेत्र का विकास ज़्यादा कर दिया, किसी क्षेत्र का विकास कम कर दिया। तो इससे क्या होगा? लोगों के अंदर कौन सी भावना पैदा हो जाएगी? तो विकास में अनदेखी। मतलब लिख देता हूँ इसमें शॉर्टकट, अनदेखी। मतलब किसी क्षेत्र का विकास तो क्या होगा? सरकारें क्या करती हैं? किस क्षेत्र का ज़्यादा विकास कर देती हैं, और किसी का क्या है? किसी क्षेत्र का विकास क्या है? कम विकास। तो इससे क्या हो जाती है? जिस क्षेत्र का कम विकास होता है उसके अंदर क्या है? क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास करे, बराबर आर्थिक विकास हो, ताकि कौन सी भावना ना पैदा हो सके? क्षेत्रवाद की भावना नहीं पैदा हो सके। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि संतुलित आर्थिक विकास करे, बराबर आर्थिक विकास करे। अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा भाषा की समस्या। अब भारत है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलियां बोली जाती हैं। तो भाषा की समस्या का समाधान कैसे? तो 3 भाषाई फार्मूला तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भाषा की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया है? 3 भाषाई फार्मूले को
3 भाषाई फार्मूला लागू किया गया है। इस फार्मूले से क्या है, भाषा संबंधी समस्या को गंभीरता को कम से कम अवश्य किया है, परंतु समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है। तो इसके बिना तो 3 भाषाई फार्मूला क्या है, एक तो हमारी पूरे राष्ट्र की एक भाषा है हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी, दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक भाषा बोली जाती है, और थर्ड है उस एरिया की जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस एरिया की भाषा को भी महत्व दिया जाता है। तो 3 भाषाई फार्मूला है, लेकिन भाषा की समस्या का अभी भी हमारे देश में पूर्ण रूप से क्या है, समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए इसके बिना भी क्या है, भाषा की समस्या के समाधान के बिना भी राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं हो सकती। अब 5th है हमारा भारतीय भाषाओं की साझी लिपि। कौन सी है भाषाओं की साझी लिपि की साझा मतलब सभी की एक होगी, जो लिपि बनाई गई है। तो कौन सी है वो साझा लिपि, देवनागरी। कौन सी है साझा लिपि, देवनागरी लिपि है, उसको सभी भाषाओं की एक साझा लिपि, ताकि सभी भाषाओं को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है तो सभी भाषाओं की एक साझा लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, जिससे सारी भाषाओं को समझने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। 6th हमारा पॉइंट आ जाता है एक स्वच्छ प्रशासन। अब हमें देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो दिखने में आता है कि प्रशासन में क्या है, भ्रष्टाचार, अराजकता। मान ले कोई काम करवाने जाते हैं, सरकारी दफ्तर में चक्कर कटवा देते हैं हमारे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनमें प्रशासन, और अखबारों में भी सुनने में आता है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, कोई बेईमान होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, या गैरकानूनी कार्य करते हैं जो हमारे अधिकारी भी हैं। तो क्या है, एक ऐसा स्वच्छ प्रशासन है वो तैयार करना चाहिए, ताकि क्या है, जनता का किस पे, प्रशासन पर विश्वास हो। स्वच्छ प्रशासन मतलब क्या देखने में मिलता है हमें प्रशासन में, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, ये देखने को मिलती है। तो सरकार को चाहिए कि प्रशासन को क्या स्वच्छ बनाया जाए, ऐसे व्यक्तियों को निकाल दिया जाए प्रशासन में से, ताकि लोगों का प्रशासन पे क्या हो सके, विश्वास। तो स्वच्छ प्रशासन जब तक नहीं होगा तो हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। 7th पॉइंट है हमारा दल प्रणाली में सुधार। दल प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दल प्रणाली में सुधार। अब आपको पता है भारत बहुदलीय प्रणाली वाला देश है, यहाँ पे राष्ट्रीय दल भी है काफ़ी और क्षेत्रीय दल भी काफ़ी है, जो क्षेत्रों से संबंधित है, देश से संबंधित राजनीतिक दल भी है। तो क्या है, तो हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है, राजनीतिक दलों का अभाव है जो ठोस सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो क्या होना चाहिए, दलों में आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव है, क्योंकि देखा जाता है किसी एक दल में गुटबंदी, आंतरिक कलह है, ठीक है। ताकि क्यों होते हैं आंतरिक कलह या गुटबंदी, ताकि उसी की चॉइस के मंत्री बनाए जाए, उसी की चॉइस का मुख्यमंत्री बने, इसलिए पार्टियों में क्या पा जाती है, दल मतलब गुटबंदी पाई जाती है, ठीक है। तो और राजनीतिक दल क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए स्वयं ही संकट बन जाते हैं, क्योंकि वो लाभ की हमेशा प्रयास करते हैं। तो क्या करना चाहिए, दल प्रणाली में सुधार करना चाहिए सरकार को भी। तो क्या देखी जाती है दल प्रणाली में, दलों में क्या देखी जाती है, गुटबंदी, और क्या देखने में मिलती है, धड़ेबंदी होती है, एक ही सोच के व्यक्ति एक ही साइड में हो जाते हैं इकट्ठे, मतलब राजनीतिक दल के भी। तो वो क्या करते हैं, राष्ट्र निर्माण के बारे में तो सोचते ही नहीं है, ना पब्लिक के सामने कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या है, सरकार को चाहिए कि इनको दल प्रणाली में क्या करे, दल प्रणाली में सुधार करे।
अब लास्ट है हमारा क्या है, भावात्मक एकीकरण। भाव क्या होता है, जो हमारे साथ नेचुरली जुड़ जाते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया भी था कि जब तक हम एक दूसरे को एक समान नहीं मानेंगे, एक जैसा नहीं मानेंगे, भाईचारा नहीं मानेंगे, जब तक क्या है, या कोई हमें ज़बरदस्ती किसी को ये कहने के लिए कि भारतीय है, ये है, कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो हमारे खुद मन के भाव होने चाहिए कि हम एक दूसरे को एक माने और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। तो हमारा क्या होना भी, भावात्मक रूप से भी, भावात्मक एकीकरण होना भी ज़रूरी है। तो हमारे अंदर भाव पैदा होने चाहिए एकीकरण के। एकीकरण मतलब इकट्ठा होने के, कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही जैसे हैं, किसी जाति धर्म से ना जुड़ के देश से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे अंदर ये भाव पैदा नहीं होंगे तो राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं हो सकती। राष्ट्र निर्माण की क्या नहीं हो सकती, कल्पना नहीं हो सकती, की कल्पना नहीं हो सकती। जब तक हम क्या नहीं होंगे, भावात्मक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो जब तक इसकी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और अब लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन की विरासत। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, आपको भी पता होगा। तो विभाजन, भारत कब आज़ाद हुआ था। अब वही बात है, विभाजन के बाद विरासत भी मिलती है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। तो जब विभाजन होता है, उस साइड के लोग, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उस साइड के, और एक नया राज्य अस्तित्व में आया, नया देश अस्तित्व में आया। कौन सा देश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान। विभाजन के बाद कौन सा देश अस्तित्व में आया है, भारत, पाकिस्तान। और क्या हुआ, वहाँ के लोग इधर आना और इधर के लोग वहाँ जाना, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट थी भारत के सामने। और क्या है, तो सबसे पहली समस्या क्या थी, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों को क्या बोलते हैं, नार्थियों, रेफ्यूजी, क्या बोलते हैं, शरणार्थियों के पुनर्वास की। अब विभाजन के बाद समस्या ही समस्याएं पैदा होती हैं। पुनर्वास की समस्या, पुनर्वास क्या होता है, दोबारा उनको क्या है, आवास प्रदान करवाना। मतलब घर परिवार, उनकी ज़मीन दूसरे देश में रहेगी, जो भारत वाले थे जो उस क्षेत्र में रहते थे उनकी यहाँ आना, उन यहाँ वालों का उधर जाना। तो लेकिन भारत के सामने सबसे पहली समस्या थी, शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, जो पाकिस्तान की साइड से आए थे भारत में, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करवाना। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो लोग क्या, पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। उन्हें ही वास्तव में क्या कहा जाता है, जो पाकिस्तान से भारत आए वो क्या कहलाए, पाकिस्तान से भारत आने वाले क्या कहलाए, भारत आने वाले लोग क्या कहलाए, शरणार्थी। तो कौन थे शरणार्थी, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, अपनी ज़मीन जायदाद घर छोड़ के, उन्हें ही क्या है, शरणार्थी का। पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले लोगों की संख्या भी क्या थी, शरणार्थियों की संख्या क्या थी, लाखों में थे। आज सरकार के सामने समस्या थी कि इनकी पुनर्वास की, पुनर्वास मतलब दोबारा से इनको आवास स्थापित करवाया जाए, और इनको क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी तैयार करना। मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है, मतलब इनके मन में डर था, पर मजबूत बनाना, मतलब क्योंकि मारकाट छिड़ गई थी आपस में। इनको दूसरा खतरा ये था आवास का। तीसरी समस्या इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे रह गई थी, तो इनको मानसिक रूप से भी प्रिपेयर करना था। और बहुत से लोगों ने इस विभाजन में क्या किया था, अपने जान माल का, मरे भी थे बहुत ज़्यादा इसमें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय में, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया,
नेहरू ने सूझबूझ से इस समस्या का समाधान किया। समस्या का निपटारा करना एक चुनौती था। तो इस समस्या का, शरणार्थियों की समस्या का कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाधान निकाला? तो उन्होंने क्या है, समस्या का समाधान लिख लेते हैं, इसके एक और पॉइंट बना लेते हैं, का समाधान। तो उन्होंने क्या किया, दूरदर्शिता का कैसे परिचय दिया? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की? सबसे पहला पुनर्वास मंत्रालय। किसकी स्थापना की? पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की। और इसकी क्या जिम्मेवारी सौंपी गई इस मंत्रालय की? शरणार्थियों को क्या है, मुआवजा व जमीन दिलवाना। इसकी जिम्मेवारी क्या थी? शरणार्थियों को मुआवजा व जमीन दिलवाना। और फिर भारत सरकार ने इनको नागरिकता भी दी। 1955 में एक नागरिकता कानून बनाया, जिनसे जो ये उधर से आए थे लोग, इनको क्या है, भारत का नागरिक बनाया गया। तो ये था हमारा इस समस्या का समाधान कैसे निकाला। सबसे पहले पुनर्वास मंत्रालय, और इस मंत्रालय को क्या जिम्मेवारी सौंपी गई? इन शरणार्थियों को मुआवजा दिलवाने की और ज़मीन दिलवाने की। और फिर भारत सरकार ने क्या, 1955 में एक नागरिकता कानून बनाया, जिसके तहत क्या किया गया, इन शरणार्थियों को क्या है, भारत का नागरिक बनाया गया। अब फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया शरणार्थियों की समस्या, कैसे इसका समाधान निकाला गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या। अब सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव का कारण क्या है, कश्मीर है। दोनों ही क्लेम करते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कश्मीर से भी पूछा गया था कि वो किस देश में मिलना चाहता है, कि भारत में मिलना चाहता है या पाकिस्तान में मिलना चाहता है। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ के राजा थे, क्या नाम था उन राजा का, हरि सिंह। भारत के कहाँ पर स्थित था ये, उत्तर, अभी भी है उत्तर पश्चिम में। तो कश्मीर एक छोटा सा क्षेत्र था और यहाँ ये राज्य था, और इस पर किसका, राजा हरि सिंह का अधिकार था। तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इससे पूछा गया, तो इन्होंने अपना स्वतंत्र रहने की, तो राजा हरि सिंह ने क्या कहा कि स्वतंत्र रहना चाहता है, ना भारत में मिलना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या किया, पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा पर क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया, यहाँ के कबीलाई लोगों से, कबीले वाले थे यहाँ के, की सहायता से कश्मीर की पाकिस्तान ने, अब यहाँ से पाकिस्तान ने किया सारे चाल, पश्चिमी कबीलों की सहायता से कश्मीर की घेराबंदी चालू कर दी। घेराबंदी। अब हरि सिंह है, उसको खतरा हो गया, भाई क्या है, क्या आक्रमणकारी क्या नहीं है। कभी पाकिस्तान इस पे कश्मीर पे अधिकार ना कर ले, और इससे भारत की भी क्या है, अस्तित्व को खतरा था। तो क्या है, तो इस समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेवारी किस पे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू पे थी। जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे उस समय गृह मंत्री कौन थे,
ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री थे सरदार पटेल। इस समस्या का समाधान निकालना था। अब समस्या का समाधान कैसे? समस्या का समाधान, अब आपने ऊपर पढ़ लिया कि पाकिस्तान ने क्या चाल खेली कि कबीलों की सहायता लेके 5000 के करीब आक्रमणकारी है, कश्मीर पे अधिकार करने की मंशा से क्या है। तो भारत सरकार के पास आया मदद के लिए कौन? हरि सिंह। किसके पास आया? भारत सरकार। और भारत सरकार ने क्या कहा हरि सिंह को कि कश्मीर को भारत में मिला दे। तो भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बोला, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने क्या है उनकी मदद की। किनकी? इन कबीलाइयों की। और पाकिस्तान और इन कबीलाइयों में लगभग क्या थे? पाकिस्तानी सैनिक ज़्यादा शामिल थे। ठीक है, तो क्या किया फिर? गृह मंत्री कौन थे उस समय भारत के? सरदार पटेल ने सेना भेजी। कहाँ पे? कहाँ भेजी सेना? कहाँ पे भेजी? कश्मीर में। और क्या है पाकिस्तान क्या है पीछे हटता चला गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी समस्या को कहाँ पर रखा? नेहरू ने समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी। कहाँ रखी? संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी। जो समस्या अभी भी बनी हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समस्या है अभी भी बनी हुई है, क्या है? कश्मीर। पाकिस्तान तनाव का कारण अभी भी बना हुआ है, का कारण कश्मीर है अभी भी। ब्रैकेट में इसीलिए लिखा जो कारण यही है इसका। ठीक है, तो इस तरह से भारत में इसका कश्मीर का विलय हुआ था। हरि सिंह की मर्जी से भारत से मदद मांगने आया था, तो भारत सरकार ने ये बात थी। ठीक है, ओके। तो आज का इतना ही टॉपिक करेंगे, 2 पॉइंट बाद में कल करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। इनकी स्क्रीनशॉट ले ले और ऐसे शॉर्टकट था, इसको पूरा करने की कोशिश करें अपने आप। प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलर, तो आपको और क्लियर करवा देंगे इसमें जो प्रॉब्लम होंगी आपको। ओके, ये सेकंड पेज है, सेकंड क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लिखना। थैंक यू।